हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज का क्लास पॉलिटी का क्लास है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करो। तो आज का वीडियो बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो कि बहुत खास रहने वाला है। आज का क्लास ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में सारा चर्चा यहाँ पे डीपली मैं यहाँ पे करूँगी, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि संविधान के चौथे भाग में है, इसकी चर्चा संविधान के चौथे भाग में किया गया। इससे पहले की वीडियो में भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो जो कि संविधान के कितने भाग होते हैं उसके बारे में बताया गया कि संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं। अब कितने अनुच्छेद होते हैं तो अनुच्छेद की भी चर्चा कर दी गई कि अनुच्छेद कितने होते हैं, तो 395 अनुच्छेद होते हैं। वही 1 से 395 अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। वही आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगी कि अनुच्छेद 1 से जो कि संविधान के भाग 1 की चर्चा कर दी गई है। भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, मतलब कि 1 से 4 अनुच्छेद, अब उसका भी डीपली जानकारी दे दिया गया है। वहीं संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, अब नागरिकता कौन से अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है वो भी बताया गया। तो नागरिकता का जानकारी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में होता है तो वो बता दिया गया। वही मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 की बात की जाए तो जो कि मौलिक अधिकार से है तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट में आप लोग पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे भी बता दिया गया कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में डीपली चर्चा कर दिया गया कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया गया। वहीं आज का क्लास राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, तो आज भाग 4 की चर्चा यहाँ पे चलेगी। भाग 4 में ये राज्य के नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में लिया गया, जिसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। अब ये अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या क्या है ये बताया गया है, तो यहाँ पे बताऊंगी। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब ये आयरलैंड कहाँ से लिया गया इसकी भी चर्चा करूँगी। ये आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा क्या होगी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको विस्तारित चर्चा यहाँ पे मिलेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कौन कौन आता है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो बाध्य योग नहीं है, मतलब किसी के न्यायालय में जाकर आप इस पे चुनौती नहीं कर सकते, ये परिवर्तनीय नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि राज्य जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए बारे में मैंने बताया था कि वो परिवर्तनीय है, उसे चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है जो परिवर्तनीय नहीं है, इसे हम चुनौती नहीं दे सकते। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक समाज की भलाई के लिए किया गया काम है जो बाध्य योग नहीं है, मतलब कि उस पर बाध्य योग नहीं किया जा सकता। वहीं यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्याय की बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय कितने हैं, तो न्याय कौन कौन सा न्याय है, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो उस न्याय के बारे में भी आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। इसके साथ साथ ही ये विचारधारी कैसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कैसी विचारधारा पे आधारित है, जो कि 3 तरह के विचारधारा पर आधारित है। कौन कौन से 3 विचारधारा है, तो ये भी यहाँ पे बताया जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी, ये 3 विचारधारा पे आधारित है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे 3 वाद विवाद हुए थे, जो कि एक केशवानंद भारती बनाम, जो कि आप लोग एग्जाम दे रहे होगे या फिर टेस्ट लगा रहे होगे, वहाँ पे बहुत सारे सुने होंगे केशवानंद भारती बनाम। अब वो क्या होता है उसकी भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगी क्योंकि केशवानंद भारती बनाम जो 1973 ईस्वी में हुआ था, वहाँ पे मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया था कि वहाँ पे मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया। वहीं जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ है, उसमें
नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रधानता दिया गया था। तो ये सब की विस्तारित रूप में यहाँ पे चर्चा करूँगी। यहाँ पे आप लोग को लिखा भी दिया जाएगा कि कौन क्या है, किसके बारे में क्या होता है। फिर जैसे कि अभी मैंने बताया केशवानंद भारती बनाम जो कि 1973 में हुआ था, तो उसमें मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया था। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रधानता दिया गया था। लेकिन वहीं 1980 में जो मिनर्वा मिल्स वाद विवाद हुआ था, उसमें बताया गया था कि मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों के मध्य संतुलन बना रहना जरूरी है, जो हमारे सरकार के लिए भी ये है। अब बोलोगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, मतलब ये किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करेगा, उसके बाद ये नागरिकों को प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं, जैसे मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में पारित होगा तो ऑलरेडी आप लोग को नागरिक तक पहुंच जाता है कि उसे फॉलो करना है। लेकिन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आपके राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, उसके बाद जाके नागरिकों को ये प्राप्त होगा। तो ये इसकी चर्चा करूंगी। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जैसे कि संविधान के सलाहकार के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। तो आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि संविधान के सलाहकार कौन थे, तो BN राव, जो कि सब जानते हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक कोई चेक, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लिख कर यहाँ पे बता रही हूँ, KT शाह, जो कि बार बार आप लोग जानते होंगे। ये KT शाह कौन है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक चेक के रूप में बोले हैं, एक ऐसा चेक है। मतलब KT शाह ने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदायगी करने वाले चेक के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया है। वही यदि इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, मतलब कि यहाँ पे अभी मैं सब यहाँ पे आप लोग को एक एक्सप्लेन के रूप में बता रही हूँ कि आप लोग को क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा आप लोग का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या क्या आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो वो बताऊँगी। जैसे कि आप लोग सभी को एक थोड़ा सा पीछे थोड़ा जानना ज़रूरी है कि संविधान की यहाँ पे चर्चा किया जाए। संविधान में कितने भाग होते हैं, तो ये भाग 22 के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता दिया गया। वहीं भाग के आगे आओगे तो यहाँ पे अनुच्छेद की चर्चा किया जाए। मतलब कि ये छोटे छोटे आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जो MCQ क्वेश्चन करता है एग्जाम, यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन को ही लेकर करता है, तो ये सब कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा का पूरी रूप से आपको तैयारी करा दिया जाएगा, जो कि मैथ, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट का आपको अच्छे से रूप में तैयारी कराया जाएगा। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। यदि अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अब ये जो 395 अनुच्छेद है, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो कि जो भाग 22 है, हर एक भाग का एक एक टॉपिक के रूप में तैयार किया गया। भाग 22 है, भाग 22 में भाग 1 की चर्चा किया गया। ये भाग 1 क्या है, इसके बारे में बता दिया गया कि भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में। क्या राज्य क्षेत्रों, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाता है भाग 1 में। अब भाग 1 में कितने अनुच्छेद की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात किया जाए, जो कोई भाग 1 में रखा गया है, जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, तो उसकी चर्चा कर दी गई है। वहीं भाग 2 में आते हैं, भाग 2 की चर्चा किया जाए। यहाँ पे छोटे छोटे रूप में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी चर्चा आप लोग की ऑलरेडी करवा दी गई है। मेरा टारगेट है कि 1 से 395 तक अनुच्छेद आपको इजी वे में याद हो जाए, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए। क्योंकि आप लोग बिहार SSC में भी देखे होंगे, जो कि अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में, वहाँ से अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में एग्जाम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम किया है।
तो आप लोग को 1 से 395 अनुच्छेद याद करना। यदि आप एक ही बार अनुच्छेद याद करोगे तो नहीं होगा याद, लेकिन उसे छोटे छोटे भाग के रूप में तोड़ तोड़ कर याद करोगे तो वो अच्छे वे में याद भी हो जाएगा। उसको एक छोटे से ट्रिक में भी लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उसको क्या कहता है, कैसे क्या होता है, सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे दे कर बताऊंगी। तो 1 से 395 अनुच्छेद आप लोग को मैं इतना चैलेंज करती हूँ, ये आराम से याद हो जाएगा यदि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। वहीं भाग 2 की चर्चा किया जाए कि भाग 2 क्या बोलता है, तो यहाँ पे नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। वहीं भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता कौन से अनुच्छेद में आता है, नागरिकता का जिक्र के क्या कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का, अनुच्छेद 5 से 11 तक का जिक्र नागरिकता से है। वहीं भाग 3 में यदि बात किया जाए, भाग 3 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पे जो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पे मैं भी बता दूंगी। भाग 3 किसके बारे में किया गया है, तो भाग 3 आपके मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देता है। ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कौन से आता है, कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 आता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो भी 12 से 35 के बीच में आते हैं। अब उनमें से भी आपके कितने मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यदि पूछा जाएगा कितने हैं, तो आपके 6 मौलिक अधिकार है। अब 6 मौलिक अधिकार के बारे में भी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। मतलब कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट आपको तोड़ तोड़ कर बता दिया गया है। यहाँ पे हम छोटा से इसका एक्सप्लेन इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि आपका माइंड में आ जाएगा। तो भाग 4 की चर्चा यहाँ पे फिर आगे मैं करूँगी। तो वहीं भाग 3 के बारे में बोला जाए तो ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 12 से 35। तो आप लोग को यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक का चर्चा मैं कर चुकी हूँ। अब 1 से 35 तक का अनुच्छेद का आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वही मौलिक अधिकार के बारे में आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपके कितने मौलिक अधिकार है, तो कितने मौलिक अधिकार है, 6। वो 6 कौन है, मतलब कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये कौन से अनुच्छेद में आते इसका भी जिक्र किया गया है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब मौलिक अधिकार के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। यदि आप लोग से पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कितने हैं, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये मैंने पहले ही इसकी चर्चा कर चुकी है कि मौलिक अधिकार 6 है। यदि मौलिक अधिकार पूछा जाएगा ये कहाँ से लिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से। वही मौलिक अधिकार के बारे में जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में मैंने अभी बताया था कि वो परिवर्तनीय नहीं है, उसे न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, वाद विवाद नहीं किया जा सकता। वहीं यदि मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाए तो ये एक परिवर्तनीय है, मतलब बाध्य योग्य है, इससे बोल सकते हो। यहाँ पे मौलिक अधिकार को आप बाध्य योग्य बोल सकते हो। इसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये परिवर्तनीय भी है। ये चेंज हो सकते, परिवर्तनीय है। तो वही मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से है वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे सकती हूँ कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है हमारे। पहले समता का अधिकार या समता या समानता का अधिकार, तो ये सब आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। ऐसा नहीं कि मैं अभी ये कुछ नया पढ़ा रही हूँ, ये आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो ये सिर्फ आपके माइंड को फिर से रिवीजन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि समानता के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अब ये 14 से 18 क्या है, इतना पहले मिटा देती हूँ, उसके बाद 14
तो समानता के अधिकार को कहाँ से रखा गया है? 14 से 18। 14 से 18 में क्या क्या है? जैसे कि आप लोग समता का अधिकार, मतलब कि यदि उपाधियों का अंत का अधिकार पूछोगे किस में, तो अनुच्छेद 18 में। मतलब किसी में भी ये भेद विवाद नहीं किया सकता, मतलब कि अस्पृश्यता का अधिकार किस में रखा गया, तो अनुच्छेद 17 में रखा गया। विशेष अवसर पे अधिकार अनुच्छेद 16 में। मतलब सारे अनुच्छेद की 14, 15, 16, 17, 18 सबका विस्तृत रूप में जानकारी दे दिया गया है। वही नेक्स्ट अधिकार क्या है मौलिक अधिकार में? समता के बाद स्वतंत्रता का वो नंबर आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया? स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया। वही अनुच्छेद 19 से 22 में भी मैंने बताया कि 19 के जो कि स्वतंत्रता प्रेस से संबंधित है उसको 6 रूप में बांटा गया, मतलब 19 के A, B, C, D, E, F करके। फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको भी बता दिया गया। तो अभी मैं बताना स्टार्ट करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बेसिकली आज का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से उसकी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी। फिर यदि तीसरा मौलिक अधिकार क्या बोला जाता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि बच्चे लोग को बेचा जाता है, मतलब उससे के साथ जबरदस्ती किया जाता है, वो सब अधिकार किस में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके आ जाएंगे अनुच्छेद 23 से 24। मतलब कि 23-24 में वहीं यदि चौथे अधिकार को बोला जाए कि समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, इसके बाद कौन सा अधिकार आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद किस में आता है? 25 से लेके 28 तक आपके आएंगे। 25 से 28 तक आएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं 5वां में आते हैं आपका समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद 5वां में आओगी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये बहुत बार ये सारे क्वेश्चन किए जा चुके हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। वही यदि संपत्ति के अधिकार की चर्चा किया जाए, जो कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आता था, उसको हटाकर वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया, तो उनकी जिक्र यहाँ पे नहीं करके छठा, जो कि छठा लास्ट है, ये है संवैधानिक विचारों का अधिकार। मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से में आते हैं? अनुच्छेद 32 में। तो यहाँ तक तो आप लोग देख रहे हो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 32 तक आप लोग का यहाँ तक किया गया। वही मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, तो 1 से लेकर 35 तक आप लोग का ऑलरेडी दे दिया जा चुका है जानकारी। वहीं आज के वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब ये क्या होता है, यहाँ से क्लास स्टार्ट होते हैं आप लोग का। तो ये तो मौलिक अधिकार के बारे में एक छोटा सा रिवीजन था। अब यहाँ से आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये क्या बोलता है। मतलब कि इसका 5 मिनट ये मैं बताऊंगी कि राज्य का नीति निर्देशक जो है सिद्धांत, उसको भाग कौन से में रखा गया। मतलब आज भाग 4 की चर्चा चलेगी, जो कि अनुच्छेद, यदि बोला जाए कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में आता है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो 36 से 51 के बीच में आता है। ये 36 से 51 के बीच में जो आता है, ये किसके किसके बारे में बताता है, मतलब इसकी सारी जो चर्चा किया जाएगा, ये कहाँ से लिया गया,
ये आयरलैंड से लिया गया। यदि आयरलैंड पूछा जाएगा ये कहाँ से लिया गया, तो ये स्पेन से लिया गया। वहीं 3651 क्या बोला जाता है वो भी बताएंगे। यहाँ पे 3 वाद विवाद हुए थे। एक केशवानंद केशवानंद वाद विवाद हुआ था जो केरल राज्य से हुआ था। वहीं दूसरा हुआ था 42वां संविधान संशोधन के टाइम में। इसका सबसे ज्यादा इसका ईस्वी पूछता है, वो मायने रखता है, बार बार पूछता है। वही ये इसलिए बता रही हूँ, अभी 42वां संविधान संशोधन के बाद मिनर्वा मिल्स हुआ था। मिनर्वा मिल्स बाद। अब ये 3 वाद विवाद क्यों हुए थे और कब हुए थे उसकी चर्चा मैं करूंगी। यदि केशवानंद की बात किया जाए तो ये 1973 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये सब याद कर लेना क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि कब हुआ था, इसका ईस्वी पूछा जाता है। फिर वही मिनर्वा मिल्स के बारे में बोला जाए तो 1980 में क्यों हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो बताऊंगी। यदि केशवानंद के बारे में जिक्र किया जाए तो ये मौलिक अधिकार को प्रधानता के बारे में इस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया था। यदि पूछा जाएगा मौलिक अधिकार की प्रधानता कौन से वाद विवाद में दिया गया है तो वो आपके केशवानंद भारती बनाम जो कि केरल राज्य के साथ हुआ था वो 1973 में हुए थे। और वहाँ पे प्रधानता की बात किया जाए कि किसको प्रधानता दिया गया था तो वो मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया था। मौलिक अधिकार को प्रधानता दिया गया था, मतलब मेन मौलिक अधिकार को माना गया था। 1976 में बोला जाए किसके बारे में है तो ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। यहाँ पे मौलिक अधिकार को न बोलकर नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रधानता दी गई थी। नीति निर्देशक सिद्धांत को अभी ये इसके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको अभी लिखाया भी जाएगा, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जितनी भी आपको जानकारी मिलनी है सारी मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत सारे चीज़ जानने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को किस में प्रधानता दिया गया था तो 42वें संविधान संशोधन में। ये सबको डीपली जानकारी इसलिए दिया जा रहा है यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी जाके ये काम आने वाला है, क्योंकि आप लोग को सिर्फ एक टॉपिक नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो उसके बारे में सारा चीज़ आपको डीपली जानकारी रहेगा तो आप इजीली आप वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको लिख सकते हो। यदि मिनर्वा मिल्स वाद विवाद कब हुआ था तो 1980 में। ये मिनर्वा मिल्स वाद विवाद में बताया गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है जो कि 1973 में केशवानंद के थ्रू इनको प्रधानता दिया गया था, वही नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू इनको प्रधानता दिया गया था। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों का संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। जिसे यदि नीति निर्देशक सिद्धांत को बना रहेगा तो समाज की भलाई के लिए होगा। वहीं यदि मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाए ये कि ये भी बहुत आवश्यक है जो कि न्यायालय में ये परिवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाद विवाद के बारे में बताया जाए कि ये किसको प्रधानता देती है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार प्लस नीति निर्देशक सिद्धांत।
दोनों को देती है, मतलब दोनों का संतुलन यहाँ पे बना रहना बताया जाएगा। तो ये सबका अभी डीपली मैं जानकारी दूंगी। इसके साथ साथ यदि न्याय की बात बोली जाए कि न्याय कितने हैं, तो न्याय 3 तरह के होंगे। ये सब अभी यदि विचारधारा की बात किया जाए कि नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा किस पे आधारित है, तो ये 3 तरह पे आधारित है। अब ये 3 कौन कौन है, तो आपके गांधीवाद, फिर गांधीवाद के बाद कौन इंपॉर्टेंट है, आपके समाजवादी। अभी आपको समझने की इसकी ज़रूरत है, फिर इसको मैं लिखवाऊंगी भी। समाजवादी, फिर उदारवादी। ये बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत बार आया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किसकी विचारधारा पे आधारित है। तो 3 तरह की विचारधारा पे आधारित है, जो कि गांधीवादी, समाजवादी, वहीं उदारवादी। वहीं यदि न्याय की बात किया जाए कि न्याय किस पे आधारित है, वहीं न्याय की बात किया जाए कि न्याय क्या था, तो न्याय कितने होते हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस न्याय के बारे में कितने न्याय होते हैं, तो यहाँ पे 3 होते हैं। कौन कौन से न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं आपके पूछा जाए कि ये कौन सी अवधारणा, राज्य के नीति निर्देशक के बारे में यदि अवधारणा की बात किया जाए, मतलब हर एक छोटा छोटा टॉपिक मैं अभी बताऊंगी जो एग्जाम आपसे करता है कि इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा क्या है। तो ये आपको बहुत, ये न्याय कितने हैं, तो न्याय आपके 3 हैं। कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, क्योंकि लिखवाने से पहले आप लोग को इसके बारे में जानना जरूरी है। वो यदि आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट इसका लिखवा कर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन उसके बारे में आपको जानना क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना पड़ेगा, जो कि राज्य का नीति निर्देशक क्या है। ये नीति निर्देशक तत्व सिर्फ जानो कि भाग 4 से लिया गया, 36 से कॉमन, आयरलैंड, इतना तो सबका रटा हुआ रहता है, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसका जानना जरूरी है कि वो क्या है, कहाँ पे क्या उसका पूछा गया। क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग को एग्जाम करता है तो उस टाइम आप लोग कन्फ्यूजन में मात खा जाते हो, आप लोग नंबर छोड़ देते हो। लेकिन मेरा मकसद है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आप वहाँ से एग्जाम सेंटर से छोड़ कर ना आओ, मतलब सही करके आओ, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। आप लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से इस वीडियो में आप लोग जान जाओगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब सारे छोटे छोटे पॉइंट की चर्चा यहाँ पे किया जाएगा, एक भी पॉइंट आप लोग का छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी मैं न्याय के बारे में बोल रही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने न्याय के बारे में चर्चा करता है, तो 3। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये न्याय 3 हो गया। वही बोला जाएगा, अवधारणा भी लिखना मत क्योंकि ये लिखवा दूंगी मैं। अवधारणा के बारे में बोला जाए कि अवधारणा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा क्या है, तो ये लोक कल्याणकारी वो है। क्या, लोक कल्याणकारी। अब ये लोक कल्याणकारी क्या होता है, ये लोक कल्याणकारी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो या किसी भी टेस्ट सीरीज में देखो, बहुत बार, मतलब कि अनलिमिटेड बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है, तो वो लोक कल्याणकारी पे आधारित है। ये लोक कल्याणकारी की अवधारणा की कितने पर है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। यदि इसके उद्देश्य के बारे में बोला जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, मतलब लोक कल्याणकारी है। उद्देश्य किस पे आधारित है, तो ये 2 पे आधारित होती है। अवधारणा कितने पे आधारित होती है, तो 2 पे आधारित होती है। ये अवधारणा 2 क्या है, तो सामाजिक प्रजातंत्र या लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। मतलब एक शब्द में यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की आप परिभाषा देना चाहोगे तो ये क्या है, तो ये समाज की भलाई के लिए किया गया, नागरिकों के लिए समाज की भलाई के लिए किया गया कि उनको सुविधा मिल सके। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे यदि आप लोग
सोचो कि किस प्राइवेट जॉब करते हो तो वहाँ पे से सबको समान वेतन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बोला जाता है, यदि लड़का काम कर रहा हो या लड़की काम कर रहे हो, मतलब पुरुष काम कर रहे हो या महिला करे, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, मतलब कि दोनों का वेतन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को भलाई के बारे में बोला जाए, या तो मेल काम करे या फीमेल काम करे, दोनों की सैलरी जो होगी समान पे होगी। इसके साथ साथ ही तो मेल और फीमेल को इक्वल दिया गया है, मतलब कि समाज आपकी कैसे भलाई कर सकता है उसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का है। जैसे कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 मंथ में 3 मंथ उसको छुट्टी दे दिया जाता है, या डिलीवरी के 3 मंथ पहले उसको छुट्टी दे दिया जाता है, और डिलीवरी के बाद भी 3 मंथ बाद भी छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन हाँ, उसमें भी जो 3 मंथ पहले और 3 मंथ बाद छुट्टी दिया जाता है, उनकी भलाई के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाता है। मतलब कि जो डिलीवरी होता है उससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो डिलीवरी के से 3 मंथ पहले महिला को और डिलीवरी के 3 मंथ बाद तक महिला को छुट्टी दे देना अनिवार्य है। वो ही उसके बारे में उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। वहीं पुरुष के बारे में बोला जाए तो डिलीवरी से, क्योंकि उनका भी योगदान रहता है, तो डिलीवरी से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद ही उनको छुट्टी दिया जाता है। अब उनको किस लिए छुट्टी दिया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत से महिलाओं के साथ दिक्कत होता है, वो क्योंकि कोई कोई मौत से भी लड़के, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है, उसको वहाँ पे उनको रहना भी ज़रूरी है, तो उनको भी छुट्टी दे दिया जाता है। उन छुट्टी में भी उनका सैलरी नहीं काटा जाता है। यहाँ तक कि केरल राज्य में ये बता भी दिया गया है कि केरल में हर एक मंथ में महिला को 3 दिन की छुट्टी दिया जाता है। उन 3 दिनों में उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है। वो ऐसा अब सब सारे राज्य में ये हो जाएगा, तो मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बेसिकली आपकी भलाई के लिए किया गया वो कार्य है। वहीं इसके साथ साथ यदि आप लोग को बताया जाए कि मतलब यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कैसे, यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी अब समझ में आ रहा होगा कि ये समाज की भलाई के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए, ये कोई परिवर्तनीय नहीं है, ये राज्य सरकार लागू करते हैं। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ के संविधान से लिया गया, तो स्पेन के संविधान से लिया गया। मतलब सारा यहाँ तक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप लोग का ऑलरेडी दूर हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके यहाँ पे इसके बारे में पूरा डीपली जानकारी करते, और यहाँ से अब आप लोग को लिखना ज़रूरी है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताऊँगी, अब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ से अब आप लिखना स्टार्ट कर दो। लिखने से अच्छा है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद एक नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यकीन मानो ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग तक पहुँचेगी। तो आज का टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में सारा चीज़ यहाँ पे लिखाया जाएगा। एक ही वीडियो में आप लोग का सारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया जाएगा। अब बोला जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहली बात कि इसका वर्णन कहाँ पे है, वर्णन कहाँ पे है। पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे है, तो ये भाग 4 में है। ये भाग 4 में इसकी जिक्र किया गया, चर्चा किया गया। अब कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगी। अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किया गया। वहीं ये लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। यदि पूछा जाए कि आयरलैंड कहाँ से लिया गया, तो यह स्पेन के संविधान से। अब इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि ये इसे सेकेंड पॉइंट में है, इसे न्यायालय, इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं,
इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू मतलब कि न्यायालय इसे चुनौती आप इसे नहीं दे सकते हो, कि इसे चुनौतियां नहीं दिया जा सकता, ये भी बोला जाता है। या फिर इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता मतलब कि ये एक वैधानिक शक्ति है। क्या है? वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है यहाँ पे, मतलब कि यानी नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, इसे लिखते जाओ, बेटर है। लास्ट में लिखो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। यदि पूछा जाएगा इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब प्रकृति कैसी है, तो बाध्य योग्य है, नहीं है। प्रकृति के बारे में बोला जाए तो बाध्य योग्य नहीं है। ये बात जब इसे न्यायालय द्वारा लागू ही नहीं किया जा सकता है तो ये बाध्य योग्य कैसे होगा? यदि मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाए तो वो तो बाध्य योग्य है, वहीं इसकी प्रकृति बाध्य योग्य नहीं है। व्यक्ति इसे कोर्ट बोले तो न्यायालय में लागू, व्यक्ति इसे कोर्ट में लागू नहीं कर सकता है। व्यक्ति इसे कोर्ट न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति इसे न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं। लागू नहीं किया जा सकता। जब कोर्ट में लागू ही नहीं किया जा सकता तो ये परिवर्तनीय तो होंगे नहीं, ये सबको पता है। वहीं इसके आगे बढ़ते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है, विचार क्या है। विचार या अवधारणा क्या है नीति निर्देशक तत्व की? यदि पूछा जाएगा कि अभी जस्ट बताएं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार क्या है, इसकी अवधारणा की क्या है, तो अवधारणा के बारे में बात किया जाए तो आपका लोक कल्याणकारी आता है। अब ये लोक कल्याणकारी मतलब उद्देश्य भी तो पूछ सकता है कि आपके विचार या अवधारणा का उद्देश्य क्या है। मतलब ये दो तरह से है, कौन कौन दो हैं? तो सामाजिक प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक, मतलब कि आर्थिक है। तो यहाँ पे विचार या अवधारणा क्या है? तो लोक कल्याणकारी। अब ये लोक कल्याणकारी का क्या होता है तो यहाँ पे मैं बताऊंगी। मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में जिक्र किया जाए तो उद्देश्य कितने तरह का होता है? तो दो तरह का। ये याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो राज्य के लोक कल्याणकारी कौन कौन है? दो है। तो सामाजिक लोकतंत्र, और दूसरा क्या है? आर्थिक लोकतंत्र। तो ये वाला जो पूछा जाएगा विचार या अवधारणा क्या है, तो विचार या अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। यदि विचार और अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा तो विचार या अवधारणा दो तरह के होते हैं जो कि लोक कल्याणकारी पे हैं, तो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने प्रकार के न्याय के बारे में जिक्र किया गया, तो न्याय की जहाँ बात आती है तो 3 तरह के न्याय, ये 2 तरह के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसे भी नोट कर लेना।
यदि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्याय की चर्चा किया जाए कि न्याय कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह। अब ये 3 कौन कौन से न्याय होते हैं तो वो मैं बताऊंगी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा हो जाएगा आपका राजनीतिक न्याय। यहाँ तक तो आपने जाना कि न्याय कितने होते, तो न्याय 3 होते हैं। फिर विचारधारा आपके कितने होते हैं, अवधारणा 2 तरह की होती है, उद्देश्य सामाजिक आर्थिक। भाग 4 से लिया गया, यहाँ तक तो सबको पता है कि भाग 4 से। अनुच्छेद किस में चर्चा किया है, तो 36 से कॉमन। कौन से कहाँ से संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान कहाँ से लिया गया, तो स्पेन के संविधान से। वहीं ये न्यायालय में लागू किया जा सकता है या नहीं, तो न्यायालय में नहीं लागू किया जा सकता, जिसे ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे कुछ चुनौतियां भी नहीं दी जा सकती। ये क्यों वो लाया गया, तो ये समाज की भलाई के लिए लाया गया है, उसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। वही इसकी अवधारणा क्या है या विचारधारा क्या है, तो ये लोक कल्याणकारी मतलब जनता की भलाई के लिए है। अब इसका उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्देश्य की चर्चा 2 तरह की होती है। कौन कौन सा उद्देश्य होता है, तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य। वही न्याय की चर्चा की, तो न्याय कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी आप लोग यदि ट्रिकी वे में याद करना, न्याय में कितने शब्द हैं, तो 3। तो न्याय कितने तरह के होंगे, 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इतना लिख लो। इसके साथ साथ मैं इसका नेक्स्ट भी डाल रही हूँ अभी, इतना एक स्क्रीनशॉट ले लो। तब यहाँ से आगे अब बढ़ते, अब ये क्या है। यहाँ तक आई होप सो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सारे डिटेल में आपको चर्चा किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आगे का वीडियो भी आप लोग को डाला जाएगा। यदि सब्सक्राइब करते हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वही राज्य के नीति निर्देशक न्याय तक आए थे। अब ये बोला जाएगा इसकी विचारधारा किस पे आधारित है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा की चर्चा क्या कि विचारधारा किस पे आधारित है, तो 3 चीज़ों पर आधारित है। अब ये 3 चीज़ क्या क्या है, तो है पहला गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा, वहीं तीसरा उदारवादी विचारधारा। तो यहाँ तक विचारधारा का पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि 3 तरह की विचारधारा पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आधारित है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। वहीं वहाँ नेक्स्ट चर्चा करते हैं जो कि 3 वाद विवाद हुए थे। अब कौन कौन से वाद विवाद में किसकी प्रधानता दिया गया वो बोलेंगे। जो केशवानंद भारती बनाम हुआ था, केशवानंद भारती वाद विवाद, ये कब हुआ था, 1973 में। 1973 में यदि यहाँ पे पूछा जाए कि प्रधानता किसे दिया गया था, यहाँ पे प्रधानता किसको दिया गया था, तो मौलिक अधिकार को। वहीं सेकेंड हुआ था 42वां संविधान संशोधन।
कब हुआ था ईस्वी जानना जरूरी है। 1976 में। इसमें किसको प्रधानता दिया गया था? यहाँ प्रधानता दिया गया था आपके नीति निर्देशक तत्व को। तो यहाँ तो 42वां संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता दिया गया। वहीं आपके जो मिनर्वा मिल्स वाद विवाद हुआ था, वहां इसकी चर्चा यहाँ पे करती हूँ। जो मिनर्वा मिल्स वाद विवाद हुआ था, मिनर्वा मिल्स वाद कब हुए थे? 1980 में। यदि यहाँ पे प्रधानता की बात बोला जाए कि प्रधानता किसको दिया गया, मतलब मेन किसको समझा गया, तो ये है मौलिक अधिकार। सबसे पहले तो दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए, दोनों के मध्य एक संतुलन बना होना चाहिए, बना रहना। यदि प्रधानता की बात किया जाए तो दोनों में समान दिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या नीति निर्देशक तत्व लिखो, नीति निर्देशक तत्व मतलब जो प्रधानता यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों के मध्य एक संतुलन बना रहना चाहिए। उसके साथ साथ मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व को समझो एक रथ के समान बताया गया, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दो रथ के दो पहिए के समान है, जो एक दूसरे का एक रथ के दो पहियों के समान है। तो यहाँ तक तो मिनर्वा मिल्स वाद जो कि सबकी ईस्वी जो दिया गया है ये देख लेना, और इसमें किसकी प्रधानता रही है वो देख लेना। तो केशवानंद के जहाँ पे आए वहाँ पे लिख देना मौलिक अधिकार के बारे में जहाँ जिक्र, यदि मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाएगा कि किसको प्रधानता दिया गया तो आपके केशवानंद में आ जाएंगे। वहीं यदि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बोला जाएगा तो 42वां संविधान संशोधन। और दोनों के बारे में यदि बोला जाएगा, दोनों की प्रधानता कहाँ पे दी गई है, तो मिनर्वा मिल्स वाद विवाद। तो यहाँ तक आपके जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जितनी जानकारियाँ थी वो दिया गया। लेकिन अब यहाँ से आपके अनुच्छेद के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया था कि संविधान के भाग 4 में है, अब ये कितने अनुच्छेद में, मतलब इनकी चर्चा 36 से 51 के बीच में किया गया है। तो ये 36 से 51 अनुच्छेद क्या कहता है, किसके बारे में जानकारी देती है, वो यहाँ पे दूंगी। तो यहाँ पे अनुच्छेद एक नोट्स की तरह है, ये पूरा लिख लेना एक किसी कॉपी में, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ से अनुच्छेद 36, जो अनुच्छेद 36 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। मतलब कि अनुच्छेद 36 में क्या बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा का जिक्र पूछा जाएगा कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 36 में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अनुच्छेद 36 में है। वही अनुच्छेद 37 क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 37 में ये थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद 1 से 395 याद करना मुश्किल है, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा सा याद करोगे। एक दिन में 10 अनुच्छेद भी याद करते हो, और वही भाग पर, मतलब कि भाग 1 का अनुच्छेद, भाग 2 का अनुच्छेद, ऐसे 22 भागों में बांट कर करोगे तो बहुत इजी पड़ने वाला, अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अनुच्छेद से हमेशा हर एक एग्जाम क्वेश्चन करता है ये, और यहाँ पे भी जो अनुच्छेद ज़्यादा क्वेश्चन करता है जिस अनुच्छेद से, उस अनुच्छेद को
हाईलाइटेड कर दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट लिख दिया जाएगा, वहाँ पे आप उस अनुच्छेद के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अनुच्छेद 37 के बारे में बता रही थी कि अनुच्छेद 37 क्या कहा जाता है, तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि जो अभी मैं बता रही थी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 37 में किया गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। वहीं अनुच्छेद 38 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 38 क्या करता है। आई होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है। अनुच्छेद 38 क्या बोला जा रहा है, जो कि मैं अभी बताई थी कि न्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्याय कितने हैं, तो न्याय 3 है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उनकी चर्चा अनुच्छेद 38 में किया गया है। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि क्या किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो न्याय की चर्चा अनुच्छेद 38 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 में क्या गया है, जो कि अनुच्छेद 39 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अनुच्छेद 39 आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ तक तो अनुच्छेद 38 तक है, ये लिख लो। अब अनुच्छेद 39 बता रही हूँ ऊपर से। तो अनुच्छेद 38 की बात होगी। अब अनुच्छेद 39 क्या आपसे बोल रहा है वो यहाँ पे जानेंगे। अनुच्छेद 39 आप लोग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि संसाधनों का जो उचित वेतन वितरण होता है, वो समान कार्य में जो समान वेतन, जो कि सब चाहते हैं कि यदि फीमेल को मतलब मेल को इतनी सैलरी मिल रही तो वही उसी हिसाब पर फीमेल को भी मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा जो किया गया, किस आधार पे किया गया, वो अनुच्छेद 39 में उसका जिक्र किया गया। तो वो हमें यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद 39, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार 39 और 39 का ए है, वो दोनों बार बार आते हैं। तो ये क्या बोला जाता है, ये देखो, जो संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। ये तो सब जानते कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट, ये नीति निर्देशक तत्व में ही बताया गया कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जो कि यदि प्राइवेट जॉब में देखोगे तो उसके काम के अनुसार सैलरी मिलती है, एक लड़का को अलग लड़की को अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भलाई, समाज की भलाई के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व बताता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा यदि पूछा जाएगा कि कहाँ पर किया गया, तो आर्टिकल 39 में, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वही अनुच्छेद 39 के ए में क्या बोलता है, मतलब कि 39 का क भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो इसे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। इसी आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि मैथ का वीडियो भी चाहते हो तो मैथ का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। जो कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, वो अब लग जाओ एग्ज़ाम में, क्योंकि अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कुछ दिन में आने वाला है, ये जनवरी माह में। तो आपको उसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो, आप लोग की तैयारी हो जानी चाहिए उस टाइम तक, जिस टाइम तक आएगा। तो आप लोग को यदि एक सीट लेना है तो ज़रूर इस चैनल के साथ बने रहो ये, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, पॉलिटी का वीडियो। तो इसी आधार पे मैं आगे के सब्जेक्ट का भी वीडियो लाऊंगी, पॉलिटी का सारा कवर करवाऊंगी। तो रही बात आज का वीडियो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
जो अनुच्छेद 39 का क क्या बोलता है, तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब समान अवसर के आधार पर न्याय देना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जिक्र किया गया है। बोला जाता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब सबको इक्वल न्याय देना, मतलब कि जो ये कोर्ट में ये नहीं कि आप बड़े लोग हो, आपके पास अमीर ज़्यादा पैसा हो उसको अलग न्याय और जो गरीब है उनके लिए अलग न्याय, नहीं, सबके लिए एक न्याय होना चाहिए, सबको एक तरह का सजा देना चाहिए, सबको एक तरह का न्याय। इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 39 के क में, मतलब समान अवसर के लिए आधार पर न्याय देना। और संविधान संशोधन के 1976 में रखा गया, ये क्या होता है जो कि यदि वो इंसान जो सक्षम है वकील रखने के लिए वो तो अपना कर सकता है, लेकिन जो कानूनी सहायता यदि जो सक्षम नहीं है उनको समान न्याय देने के लिए अनुच्छेद 39 के का एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो सरकार की तरफ से ये रख सकता है कि अपना सरकार की तरफ से उसे कानूनी सहायता मिल सकता है, जो कि उसका जिक्र अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। इसके साथ साथ ही अनुच्छेद 40 का चर्चा की बोला जाए तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, मतलब पंचायत से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 40, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 39 और 40 बहुत बार पूछे गए। अब अनुच्छेद 40 क्या बोलता है, ये ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में कहाँ जिक्र किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में किया गया। वही अनुच्छेद 41 में क्या क्या बोला गया कि अनुच्छेद 41 क्या बोलता है। अनुच्छेद 41, 42, 43 एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब कैसे जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे बताऊंगी। यदि पूछा जाएगा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, ये सब का प्रावधान कहाँ किया गया, तो यहाँ पे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, काम, शिक्षा और इसके साथ साथ ही और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कि यहाँ पे ये देखो, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपको कहाँ पे जिक्र किया गया, अनुच्छेद 41 में। वही अनुच्छेद 42 के बारे में जो कि अभी मैंने बताया था, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको सुविधा कहाँ पे दिया गया है, तो अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि उनको 3 मंथ पर डिलीवरी के 3 मंथ पहले की छुट्टी दी जाएगी और डिलीवरी के 3 मंथ बाद की भी छुट्टी दी जाएगी, और उस छुट्टी के दौरान उनका पेंशन नहीं काटा जाएगा। जो उनको वेतन दिया जाता है उतना वेतन ही उनके हर एक मंथ उनके अकाउंट में जाएंगे ही जाएंगे, मतलब उनके वेतन को काटा नहीं जाएगा, वो अनिवार्य है। लेकिन ये भी अनिवार्य सिर्फ 2 बच्चों तक ही किया गया, ये नहीं कि तीसरे बच्चे तक नहीं, उसकी भी सुविधा दी गई, मात्र 2 बच्चे तक ही दिया गया। तो उसका जिक्र कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 42 में। तो वो यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 बेसिकली औरतों के बारे में, मतलब महिलाओं के बारे में है। अनुच्छेद 42 बोलता है काम की न्याय संगत और मानवोचित मतलब कि महिला मानवोचित का तथा प्रसूति मतलब कि प्रसव के दौरान
प्रसूति सहायता का उपबंध। ये क्वेश्चन 41, 42 और 43 आपका आता है, जो बोला जाता है कुछ दशाओं में काम शिक्षाओं का जो प्रावधान किया गया है उसकी लोक सहायता मिलता है कहाँ पे, अनुच्छेद 41 में। वहीं 42 बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती काम की न्याय संगत और मानवोचित का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, उनको कहाँ पे कराया जाएगा, अनुच्छेद 42 में। वही अनुच्छेद 43 की चर्चा में अनुच्छेद 43 क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 36 से 51 बहुत अच्छा है, उसे पढ़ोगे तो वो आराम से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद बहुत हार्ड है, 1 से 35 तक तोड़ तोड़ के याद करवाए, वहाँ तक ऑलरेडी याद हो चुका है। यहाँ पे अनुच्छेद 36 से 51 का जिक्र किया गया है, तो मतलब 1 से 51 तक का तो आप लोग आज के बाद अनुच्छेद 1 से 51 तक तो आपका याद हो चुका होगा। मतलब 1 से अनुच्छेद 1 से 51 तक, आज की वीडियो के बाद अनुच्छेद 1 से 51 तक तो आपका इजी वे में अब याद हो जाएगा। वही अनुच्छेद 41, 42, 43 आप लोग को क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बार बार किया जाता है। अनुच्छेद 43 यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो कि अभी मैं बताऊंगी। अनुच्छेद 43 आपका किस बारे में बोला जाता है, जो कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। अभी ये क्या है इसके बारे में अभी बताऊंगी। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की चर्चा अनुच्छेद 43 में किया गया। अब अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग क्या है, तो ये वही उद्योग है जिसमें यदि किसी इंसान से आप काम करवाते हो, उसके बदले उसको पैसा देते हो, तो वो तो उसकी चर्चा तो अनुच्छेद 43 में किया जा सकता है। मतलब फ्री का वो तो काम करेगा नहीं। यदि वो आप देख रहे होगे अनुच्छेद 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, वहाँ पे बच्चों को मतलब कि जो 18 साल के वो नीचे के बच्चों से काम करवाया जाता है, बदले में उनको पैसा नहीं दिया जा सकता, उसको शोषण के विरुद्ध के अधिकार में रखा गया है। वही निर्वाह और मजदूरी के कुटीर उद्योग में किसको रखा गया, अनुच्छेद 43 में। तो यहाँ पे यदि किसी इंसान से आप काम करवाते हो, उसके बदले में उसको 20 रुपया भी देते हो, तो वो आपके अनुच्छेद 43 में होंगे। लेकिन यदि आप उसके पैसे नहीं देते हो तो वो अनुच्छेद 23 में चला जाएगा, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो वो दोनों का यहाँ पे बताया गया। तो अनुच्छेद 41, 42, 43 को याद करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 41, 42, 43 को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो, दमन। अब दमन में क्या है, दमन में अनुच्छेद 41 की बात किया जाए तो दमन में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता के लिए, मतलब कुछ दशाओं में, से मतलब कि महिला का प्रसव पीड़ा के अनुसार जो के दौरान उनको जो पैसा दिया जाता है, मतलब अनुच्छेद 42 महिलाओं से रिलेटिव है, इसलिए उनको महिला में जोड़ा जाए। 43 क्या बोला जा रहा है, निर्वाह के बारे में बोला जा रहा है, मतलब उसको काम करवाने के बदले उसको पैसा दिया जाएगा यदि मजदूर लोग को, तो वो अनुच्छेद 43 में होंगे, जो कि दमन। इसको 41, 42, 43 याद कर लो, ये बहुत बार आते हैं। वही अनुच्छेद 40 भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार, जो कि ग्राम पंचायतों से होता है। यदि अनुच्छेद 39 की चर्चा किया जाए तो वो यदि समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए भाई, तो वो अनुच्छेद 39 आपको याद करना पड़ेगा सामान्य कार्य के लिए। वही अनुच्छेद 44 ऐसे ही छोटे छोटे रूप में आपको तोड़ तोड़ कर बताएंगे तो इजी वे में याद हो जाएगा। अनुच्छेद 44 मतलब कि यहाँ पे देखो 4 2 बार में लिखा गया है, तो समान संहिता मतलब कि इक्वलिटी पे यहाँ पे दिया गया, समान नागरिक समानता पे नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की चर्चा अनुच्छेद 44 में किया गया। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है, अब अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 24 एक दूसरे से रिलेट करता है। वो कैसे रिलेट करता है तो ये बताएंगे यहाँ पे। अनुच्छेद 45 की चर्चा किया जाए, यहाँ पे 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार स्टूडेंट के माइंड से घूम कर जाता है। तो यहाँ पे 3 अनुच्छेद में इंसान कंफ्यूज कर जाते, तो वो तीनों अनुच्छेद को यहाँ पे मैं बारीकी से बताऊंगी कि अनुच्छेद 45 क्या बोल रहा है,
जो बोल रहा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अब सोचोगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या शिक्षा, जो बाल्यावस्था में उसकी शिक्षा दी जाती है उसके बारे में है, इसके साथ साथ उसकी देख रेख की व्यवस्था के बारे में है एवं देख रेख। का उपबंध। यहाँ पे 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो बच्चों के बारे में है, जो कि आप लोग को या तो 21 का ए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, फिर आपका अनुच्छेद 24 आ गया, फिर 45 में आ गया। तो ये तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे में मिला देते हैं। जो 45 में पूछा जाता है 24 में बोल देते हैं, वही जो 24 में पूछा जाता है 21 के ए में बोल देते हैं। लेकिन वो तीनों को मैं यहाँ पे बारीकी से बताऊंगी कि आप लोग को क्या बोला जा रहा है, जिससे आपके मन में, जो कि अभी पढ़ रहे हो, उनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि अनुच्छेद 21 का ए बताया जाए, यहाँ पे हम इसलिए इसके बारे में लिख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे से ये क्रिएट करता है, तीनों एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है कि क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद 21 का ए वो यहाँ पे बताया जाए कि अनुच्छेद 21 का ए क्या बोल रहा है। उसमें बोला जाता है यदि 6 से 14, ये तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 का ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है। वही अनुच्छेद 24 आपका क्या बोलता है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगी। अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 24 ये बताता है कि यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी कारखानों में या फिर किसी जो कि उनको नुकसान देने वाली चीज़ों में उनको नहीं रखा जा सकता। वो एक ये मतलब जो उनको कारखानों में रखेगा उनको सज़ा मिल सकती है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब सोच रहे होगे कि मैम तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बता रही थी, तो 21 और 24 क्यों बता रही हैं। तो 21 और 24 बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि अनुच्छेद 21 और 24 जो बार बार आपसे वो पूछा जा रहा है, जो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे है। यदि 6 वर्ष से कम आयु वाले के बारे में पूछा जाए कि जो कि बाल्यावस्था की शिक्षा और देख रेख के बारे में, कि उसका जिक्र कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 45 में किया गया। वहीं अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिनको शिक्षा उपलब्ध कराने में ये होता है, उनकी शिक्षा जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहाँ पे मिलेगा, तो अनुच्छेद 21 के ए में इसका वर्णन किया गया। वहीं अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, यदि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों या फिर किसी संकट, मतलब कि उनको जो संकटग्रस्त चीज़ में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन अनुच्छेद 24 में है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अब अनुच्छेद 45 तक, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 तक हो चुका है। यहाँ तक एकावन तक करवाना है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। अब यहाँ तक आप लिख सकते हो। अब यहाँ से बताती हूँ, तो अनुच्छेद 45 जो है उसी से रिलेटेड अनुच्छेद 46 भी बोलता है। तो अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया वो उसकी चर्चा यहाँ पे कर रही हूँ, इसलिए अनुच्छेद 45 वहाँ पे क्लियर नहीं कर रही हूँ कि अनुच्छेद 45 से तो अनुच्छेद 21 का ए और 24 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लेना कि ये सब बार बार पूछे जाते हैं। वही अनुच्छेद 46 में क्या है
तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, कि अनुसूचित जाति और जनजाति का शिक्षा के बारे में है, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा एवं आर्थिक हित के बारे में है। अनुच्छेद 45 तो 6 वर्ष से कम आयु के बारे देखरेख और शिक्षा के बारे में, वही पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो अनुच्छेद 46 में किया गया। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46 में। वही अनुच्छेद 47 में क्या होता है, अनुच्छेद 47 क्या बोला जाता है, तो अनुच्छेद 47 आपका मद्य निषेध के बारे में बोला जाता है। मतलब कि मद्य निषेध के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, शराब मद्य निषेध, जो कि बिहार में तो अभी बंद है। मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, मतलब मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य की चर्चा अनुच्छेद 47 में किया गया है। वही अनुच्छेद 48 जो कि आपका कृषि पशुपालन से है, अनुच्छेद 48 आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे भी इम्पोर्टेंट में डाल लेना। बार बार बोल रही हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाएगा दोस्तों। अब क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डाला जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बोला जा रहा है कृषि और पशुपालन की चर्चा किस में किया गया, तो अनुच्छेद 48 में। तो 48 क्या कहता है, कृषि पशुपालन, वहीं दुधारू पशु के बारे में, दुधारू पशु की चर्चा कहाँ पे की गई, अनुच्छेद 48। वही अनुच्छेद 48 का भी प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 48 का ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो कि ये क्या बोल रहा है, 48 का ये बेसिकली पर्यावरण के रक्षा करना से होता है, मतलब पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए। अड़तालीस का पशुपालन संगठन से, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। वही अनुच्छेद 48 का ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के बारे में यदि जिक्र किया गया है तो अनुच्छेद 48 के ये में। वही अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया, जो राष्ट्रीय महत्व और उनके स्थान का संरक्षण के बारे में, मतलब कि कैसे हम अपने राष्ट्रीय जो भी है उसकी रक्षा कर सकते, उसकी जानकारी। अनुच्छेद 49 जो कि हर एक इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट है, सबकी रक्षा करना। किसकी रक्षा करना से है, जो यहाँ पे बताऊंगी, राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करना। फिर स्मारक, वहीं स्थान का संरक्षण। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बेसिकली समाज की भलाई से, अब वो कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय महत्व, स्मारक एवं स्थान के संरक्षण का भी जिक्र बोला जाए तो अनुच्छेद 49 में किया गया। वही अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 50 जैसा कि आप लोग जान रहे होगा, अनुच्छेद 50 का मतलब 50-50। अब 50-50 के क्यों बोल रही हूँ, मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों का अलग अलग, मतलब कि 50-50 दोनों का। तो यहाँ पे अनुच्छेद
50 क्या कहता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन। पृथक्करण का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 50 में। वही अनुच्छेद 51 में क्या कहा जा रहा है, जो कि ये तो सिर्फ राष्ट्रीय आया। अब अंतर्राष्ट्रीय की चर्चा कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान रहे थे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल तो हो गया, यहाँ से इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका जिक्र कहाँ पे? यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्या जाना? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कौन से भाग में है, जिनका वर्णन भाग 4 में। किस संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो आयरलैंड का संविधान से, वहाँ तक चर्चा कर रही थी। वहीं 36 से 51 तक में क्या जिक्र किया गया? तो वहाँ तक मैंने सबको डीपली में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो वहीं इसके अलावा यहाँ पे क्या बताना चाहूँगी कि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब अब ये दोनों में क्या अंतर होने वाला है उसका भी मैं इसी वीडियो में जिक्र करूँगी। इससे ये होगा कि आपका जो भी कन्फ्यूजन दोनों को लेकर होगा, ये आपका यहाँ पे आप सही से आप दोनों का एक्सप्लेनेशन जान जाओगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बोलते हैं और मौलिक अधिकार क्या बोलता है। तो यहाँ पे वहाँ तक की चर्चा करूँगी। यहाँ तक आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या बोल रहा है, मतलब कि ये कौन से भाग से लिया गया। भाग 4 ये को कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 36 से 51 ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 2 अनुच्छेद और को रखा गया है, जो कि 350 से है। तो 350 को भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है, उसे भी मैं यहाँ पे शामिल कर अभी बताऊंगी। 51 तक चर्चा किया गया। इसके साथ साथ ही अभी ये बताया गया, यदि केटी शाह के बारे में मैंने अभी याद होगा तो मैंने बताया होगा कि केटी शाह क्या बोलते हैं। जो केटी शाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक बैंक के सुविधा अनुसार अदा करने वाला एक चेक के से इनको ये किया था। तो ये भी मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगी। ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार आ चुका है एग्जाम में, तो नोट और इम्पोर्टेंट भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केटी शाह राज्य के क्या बोले? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की
जाएगी। यह कथन केटी शाह ने दिया था। इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ यदि दो अनुच्छेद के बारे में अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बता देना चाहूँगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपने जाना 36 से 51 तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट में आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये भी आजकल बहुत क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ पे एक नोट और लिख लेना, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार, उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त जो अभी 36 से 51 को बताया गया, उसके अलावा अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। अब ये कौन से अनुच्छेद है, इसकी चर्चा मैं यहीं पे करूंगी कि अनुच्छेद 350, जैसे कि अनुच्छेद 350। अब ये अनुच्छेद 350 क्या कहता है? जो अनुच्छेद 350 है वो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देने से है। प्राथमिक जो किस प्राथमिक भाषा है, प्राथमिक भाषा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यदि पूछा जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 350 के ए में है। वही अनुच्छेद 351 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत में ही इसको डाला गया है। यदि बोला जाएगा कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, मतलब कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं, ये लिख लेना, क्योंकि ये बहुत बार अब नेक्स्ट कोई एग्जाम में भी आने की ये संभावना है कि आएंगे ही आएंगे। यदि अनुच्छेद 350 में बोला जाए कि वो क्या है, तो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देना, वो अनुच्छेद 350 के ए में रखा गया। वहीं 351 के बारे में बोला जाए कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 351 में किया गया। तो आज का वीडियो बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से था, जो कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताओ ना दोस्तों। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक भी करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आगे के भाग 5 क्या बोलता है, भाग 5 का नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आप बताऊंगी कि उससे पहले भी मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि 51 के क में रखा गया है, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी चर्चा करूँगी। तो आप लोग आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।